नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मैं हूं प्रदीप पंड्या। नजर डालिए इस समय बाजार पे जहां तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इस समय आप सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर नजर रखेंगे। सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट ऊपर आ चुका है। निफ्टी 11344 दिन के हाइस पर फिर से लौटता हुआ और बैंक निफ्टी 29,000 के लेवल के काफी करीब 28,905 के लेवल इस समय आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लगातार हर घंटे एक नया हाई बनाने की कोशिश में फिलहाल दिखाई दे रहा है। 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी सबसे ज़्यादा मजबूत यही है। अगर आपको बाजार में कहीं कोई चिंता की बात अगर नजर आएगी तो वो है केवल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। और अगर आप मार्केट ब्रेथ पे नज़र डालेंगे, वो भी आपके सामने लेकर आते हैं, तो यही वहाँ ये कुछ एरिया है जहाँ हल्की कमज़ोरी, लाल निशान आपको दिखाई देगा। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें, शुरुआत हमने 50-50 से की थी, लेकिन दिन के दौरान वो फासला थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए आपको? सटीक सलाह देने के लिए हमारा एक पैनल होगा। हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे दिग्गज एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया, पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया, फंडामेंटल राय देने के लिए टर्टल स्टार के पोर्टफोलियो मैनेजर सुनील शाह। 2:30 बजे हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया जुड़ेंगे और अरिहंत कैपिटल के आशीष माहेश्वरी भी। और आपको शो के हर आधे घंटे में देंगे जोरदार कमाई वाले शेयर, ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 230 और ट्रेड एट 3। चलिए इस वक्त देखते हैं बुल ट्रेड में आजकल क्या चल रहा है। निफ्टी लगातार तीसरे दिन की तेज़ी में। इस वक्त निफ्टी पे जो इस वक्त चेंज आ रहा है वह है ये जो शेयर्स हैं ये ऊंचाई पे इस वक्त चल रहे हैं। नए हाई पे HDFC बैंक आपको दिख रहा है 2233 रुपये पे, HDFC 1960 रुपये पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 10 रुपये की तेज़ी और UPL लगभग 900 रुपये के आसपास। एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में भी ज़बरदस्त स्थिति। हालांकि एशियन पेंट्स इस वक्त 6 रुपये नीचे है, लेकिन ये भी अपनी रिकॉर्ड स्तर के आसपास इस वक्त चल रहा है। जो वीकली गेनर्स हैं इस वक्त बैंक निफ्टी पे निफ्टी पे में है भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स, HPCL, इंडसइंड बैंक जिसके बारे में आज बहुत चर्चा होगी। इस वक्त 121 रुपये 8% ऊपर चल रहा है, 1640 रुपये के आसपास। और आयशर मोटर्स 22,800 के आसपास, लगभग 930 रुपये की तेज़ी आयशर मोटर्स में पिछले 5 दिनों में। मिड कैप निफ्टी की तरफ एक नज़र डालते हैं। इसमें मिड कैप शेयर्स जो हैं भारत फोर्ज, अमरा राजा बैटरीज और माइंड ट्री में थोड़े बहुत तेज़ी आई है। भारत फोर्ज करीब 2% ऊपर चल रहा था, अमरा राजा बैटरीज में 1.5% की तेज़ी। स्मॉल कैप शेयर्स में JM फाइनेंशियल और इंडियन होटल्स खासकर एक अपनी न्यू हाई पे। इंडिसेस में देखते हैं इस वक्त निफ्टी सर्विसेज इंडेक्स लगभग 3 दिन के लगातार तेज़ी में है। ये इंडेक्स पिछले 6 महीने की हाई पे है और इसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन, वोडाफोन आइडिया, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स जो है इसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी जा रही है। और अगर आप वीकली गेन देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में तो खासकर भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में ज़बरदस्त तेज़ी। प्रदीप जी। जी हाँ, और मंदी के ट्रेड कहाँ हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट ब्रेथ कमज़ोर है तो मंदी के मौके दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स में तो ज़बरदस्त तेज़ी है, दिग्गजों में तो ज़बरदस्त तेज़ी है, लेकिन जहाँ कमज़ोरी है, देखिए आज सरकारी कंपनियों में कमज़ोरी देखी जा रही है। IOC, ONGC, कोल इंडिया और एक और लंबी लिस्ट आपको दिखाई देगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार एक और CP इसी इंडेक्स यानी कि जो सरकारी कंपनियों का ETF है उसका एक और इशू लाने की तैयारी में है मार्च के दौरान। तो उसका असर आपने यहाँ पर आते हुए देखा है। मेटल कमज़ोर हो रहे हैं आज। वेदांता, सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये पूरा का पूरा स्टील पैक खास तौर पे और असर बेस मेटल पे भी देखने को मिला है। इसके अलावा खबरों का असर जहाँ जहाँ दिखाई दिया तो बजाज कंज्यूमर, जहाँ पर प्रोमोटर ने हिस्सा बेचा, स्पाइस जेट जिसको अपने मैक्स प्लेन्स ग्राउंड करने पड़े हैं, उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर बजाज कंज्यूमर का दाम मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, दरअसल यहाँ पे गिरावट है। और बायोकॉन, इसका इंस्पेक्शन हुआ है US FDA की ओर से, तो उसका असर 2 ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं। ये सारे स्टॉक्स कमज़ोर होते हुए। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में काफ़ी मंदी हो रही है। कल हमने आपको बताया था यहाँ पर गिरावट की शुरुआत हुई है और मंदी का ट्रेंड जो कल से शुरू हुआ था चल रहा है। काफ़ी शॉर्ट बने हैं। NTPC और IGL में काफ़ी शॉर्ट बन रहे हैं। इंसिडेंटली एक बार फिर से सरकारी कंपनियां हैं जिन पर आप मंदी होते हुए देख रहे हैं। वायदा कारोबार के कुछ और लूजर्स पे, घटने वाले स्टॉक्स पर नजर डालेंगे तो IDBI बैंक, मेरिको, अरविंद, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं इस समय। तो ट्रेड तेजी की तरफ ज्यादा निकल कर आते हुए हालांकि नजर आ रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम देखें, अगर आप बिल्डअप देखें, 2 बजे का कमाई वाला आइडिया यानी ट्रेड एट 2 किस तरफ का है आइए जानते हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन बताइए।
जी नमस्कार। देखिए बाजार में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। हेवीवेट्स काउंटर और कुछ मिड कैप काउंटर में अच्छा खासा मूव बना है और आज एक स्पेशल काउंटर हमने सेलेक्ट किया है और इस काउंटर में मैं यदि वीकली चार्ट देखूं तो परफेक्ट थ्योरेटिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और स्टॉक है बीएमएल वीकली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो टेक्स्ट बुक में एक बुलिश इंप्लीकेशन देता है और स्टॉक पर लगातार पिछले 4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। इसमें मेरे पूरे 4 वीक का डेटा देखा, लगभग 22 से 25% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग के मूव यहाँ पे देखने को बनेंगे और पिछले काफी महीनों से 934 935 का लेवल नहीं निकाल पा रहा था। आज उस लेवल को निकाल के और उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है और एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है। उसकी वजह से 5 से 7% का मूवमेंट यहाँ पे बनना चाहिए। तो बीएमएल पे खरीदारी की सलाह है। 927 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 965 975 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। 965 और 975 के टारगेट हासिल हो सकते हैं। अल्पेश फूरिया हमारे साथ है स्टूडियो में। अल्पेश, पिछले हफ्ते आप हमारे साथ जुड़े थे तो बीएमएल पर आप भी तेजी का कॉल दे रहे थे, अब क्या कहते हैं बताइए। सबसे पहले शुक्र है कि आज बाटा का कॉल नहीं दिया चंदन ने। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा उनके साथ में हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर की जो आज बात की डेफिनेटली, और ऑसिलेटर से आप देखिए आप डेली और वीकली दोनों सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है मैं उससे भी थोड़ी आगे की बात करूँगा। 990 तक के टारगेट दिख रहे हैं। ये ट्रेडिंग के टारगेट है प्रदीप, पर मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आप स्टॉक में अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करते हैं तो 1150 लेवल जो मैंने दिए थे आपको वो इंटैक्ट है, क्योंकि ये जो आपकी हेड एंड शोल्डर की पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न है, जो ब्रेकआउट आया है वो वीकली चार्ट में आ रहा है। तो आपको छोटे टारगेट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको टारगेट्स भी बहुत अच्छे और बड़े मिलेंगे। मैं समझता हूँ ये स्टॉक निवेश के लायक हो चुका है। ओके, तो 990 और फिर 1150 के टारगेट आप दे रहे हैं। 965 के टारगेट के साथ चंदन इस समय स्टॉक पे तेजी का कॉल दे रहे हैं। तो बीईएमएल ये है आज का हमारा ट्रेड एट 2। दूसरे स्टॉक्स पे नजर डालें उसके पहले आइए एक बार इंडेक्स पे नजर डालते हैं और चंदन आपसे इंडेक्स पे एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी भी लेंगे। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए वन वे तेजी हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाइस पर है और निफ्टी में कल हम जो बात कर रहे थे कि आपको इस तेजी के दौर में तकरीबन 11350 के आसपास के लेवल पे एक बार अटक सकता है। तो आज निफ्टी सुबह उन लेवल्स के आसपास अटका है। दरअसल 11360 11375 ये एक टारगेट एरिया बनता है इस हफ्ते के लिए, इस वीकली एक्सपायरी के लिए कल तक, और हम उसके आसपास इस समय ट्रेड कर रहे हैं। अब चूंकि बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है तो ऐसे में आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट के लिए, कहां पर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चले, अगर ये देखने की कोशिश करें तो आप यहां पर जो अपनी चार्ट पे देख रहे हैं ये पिछले 2 दिन का मूवमेंट है जो ऊपर की तरफ है, बीच में एक गैप है और फिर आपको 2 दिन पहले का लेवल दिखाई देगा क्लोजिंग का। तो ये जो गैप बना है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिहाज से बनता है अगर आपको यहाँ पर कोई डिप मिले तो उस नज़रिए से, और दूसरे अगर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो उस नज़रिए से। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है अब करीब 11,280 के आसपास आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। और जो हमने गैप पर नजर डाली थी उस नज़रिए से अगर आप देखें तो 11,180 से लेकर 11,230 ये वो एरिया बनता है जहां पर अगर कोई गिरावट आती है। देखिए आज मिड कैप में कमजोरी आई है, अगर आपको निफ्टी में कोई मौका मिले इस लेवल के आसपास तो ये वो एरिया होगा 11,180 से 11,230 जहां आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी में। अगर आप अभी तक एंट्री नहीं ले पाए हैं, जाहिर है जिस तरह से भागा है काफ़ी लोग बाजार में एंट्री नहीं ले पाए। निफ्टी बैंक पर इसी तरह से नज़र डालें तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब थोड़ा और ऊपर आ जाता है और ये आता है करीब 28,350 28,400 ये वो जोन है जिस पर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। जिस तरह से आज ये दरअसल चला है निफ्टी बैंक खासतौर पे दोपहर बाद, तो ये अपने उस लेवल से भी काफ़ी ऊपर हालांकि निकला है, लेकिन लॉजिकली यही ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लेवल है जिनके साथ आपको निफ्टी बैंक की तेज़ी को इंटैक्ट रखना है। जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में तब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। किसी भी डिप का फ़ायदा आप तेज़ी में उठाएंगे। और जैसे कि आज सुबह बाजार खुलने के बाद भी हमने ये कहा था कि शुरुआत में जो कमज़ोरी दिख रही है वो दरअसल उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और सुबह हम जिस लेवल्स की बात कर रहे थे 11,270 के आसपास, इनफैक्ट 11,277 का आज लो बना और उसके बाद बाजार फिर से ऊपर आ गया। तो ऐसे किसी भी डिप में सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखें और अपनी तेजी की एक पोजीशन बनाएं। चंदन, कल तक के लिए क्या कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वीकली एक्सपायरी के लिहाज से आपकी? क्या रणनीति लेके चल सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं अभी? जी हाँ प्रदीप जी, देखें हमने लगातार यहाँ पे बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम है और मॉर्निंग शो में भी हमने डिस्कस किया था कि 28,600 के कॉल ले, वो कॉल लगभग 3 गुना हो चुके हैं। निफ्टी में भी हम पॉजिटिव व्यू है, हालांकि निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम कम है क्योंकि मेजर बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी है वो परफॉर्म कर रहे हैं। फिर भी जिस हिसाब से मैं डेटा सेटअप देख रहा हूँ
काफ़ी एनकरेजिंग डेटा सेटअप है, क्योंकि इस पूरे वीक में जो इसका वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो लगभग निफ्टी का देखें तो 11,250 के आसपास है, और हम वॉल्यूम वेटेज एवरेज से ऑलरेडी 70-80 पॉइंट ऊपर है। और ऑप्शंस का डेटा देखें तो 11,300 की पुट में राइटिंग हो रही है, और वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि 11,200 के नीचे ये एक्सपायरी वीकली का नहीं होना चाहिए। 11,400 की कॉल में राइटिंग है, तो पूरा डेटा सेटअप यही बता रहा है कि 11,280 से लेके 11,380 390 तक का लेवल तय करना चाहिए। और बाजार का मोमेंटम पॉजिटिव है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, सेलेक्टिव हेवीवेट्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वॉल्यूम वेटेज से ऊपर है, बुल स्क्रिप्ट में बेड स्टेप हुआ है, इसलिए पॉजिटिव मोमेंटम ही बनना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे 11,300 की कॉल को खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलरेडी ये कॉल बढ़ चुकी है, लगभग 45 रुपए के आसपास ले 25 रुपए के स्टॉप लॉस लगाई, और मेरा मानना है कि ये कॉल ऊपर में 80 to 85 रुपए तक जा सकती है। अल्पेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने यहाँ पे 11,300 की कॉल हमने भी आज हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है, लेकिन वो 28 मार्च की रेकमेंड की है, और वो करीबन अभी 150 के पास में चल रही है। हमने लोअर लेवल में करीबन ये एक्यूमेट किया था 120-125 के बीच में। मुझे लगता है कि इसकी आते आते एक्सपायरी 250 रुपये की प्राइस हो जाएंगी। जी जी, ओके, तो आप कह रहे हैं लेकिन मंथ एंड वाली ऑप्शन लेकर चले, आप एक दिन वाला वो रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा लंबा व्यू लेकर चलेंगे तो तेजी जरूर करें, लेकिन अगर आप रिस्क के साथ कल तक में कमाई करना चाहते हैं तो चंदन कह रहे हैं कि आप वीकली वाली ऑप्शन ले लीजिए, और अल्पेश कह रहे हैं अगर आप टाइम का रिस्क नहीं लेना चाहते, डायरेक्शन का रिस्क केवल लेना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप महीने के आखिर वाली मंथली एक्सपायरी वाली कॉल लेकर चलें 11,300 की। जी, सुनील शाह साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मेरा प्रश्न ज़रा थोड़ा उल्टा है इस वक्त। मुझे लग रहा है थोड़ा डर, और करीब 7 दिन की तेज़ी हो चुकी निफ्टी पे और 8 दिन की बैंक निफ्टी पे। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ बाजार दौड़ रहा है? बाजार की अभी जो फिलहाल रैली आई है वो हमें थोड़े लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए जी। तो जो जनवरी 2018 में एक टॉप लेवल बन चुका था, वहाँ से हमने 15 महीने तक, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स तक कंटिन्यूस लो लेवल्स देखे थे मिड और स्मॉल कैप सेक्टर में। तो अब ये जो पिछले 15 दिन में हुआ है उसे अगर हम 15 मंथ्स के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो वहाँ से काफ़ी अपसाइड और भी बाकी है। और जो एफआई की सेलिंग हुई थी पिछले पूरे साल में, ऑलमोस्ट अबाउट 20,000 करोड़ की एफआई की बिकवाली पिछले 2018 में हुई थी। वो जो पूरे साल का सेलिंग था वो एफआई का बाइंग केवल 1 महीने में हो चुका है जी। तो इतना बड़ा मनी पावर जो मार्केट में आया है वो एक फैक्टर पे है कि आगे जाके एफआई फ्लोज एज वेल एज जो मनी आ रहे हैं उनको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस और उसकी उम्मीद अब लग रही है, इसी के कारण ये सब बाइंग हो रहा है। तो अब ये जो एक स्प्रिंग जैसा उछाल आया है, और अगर लोगों ने ये मिस किया है तो आगे जाके नेक्स्ट 2 मंथ्स में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और उसमें आइडियली आपको जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उसमें आप एसआईपी का अप्रोच रखिए, सो दैट आप जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उसे अपसाइड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डाउनसाइड में भी, दोनों पूरी अमाउंट जो है उसे एक ही लमसम इन्वेस्ट करने से अच्छा है एसआईपी फॉर 2 मंथ्स इनटू स्टॉक्स विच यू लाइक। इससे एक अच्छा एक्सपोजर भी बन सकता है और आप मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। शाह साहब, चलिए बताइए 3 ऐसे स्टॉक्स, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और शायद एक स्मॉल कैप, जिसमें आप एसआईपी करना चाहते हो अगले 1 साल के लिए। हमारे हिसाब से जो एक आइडिया हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में टॉप लेवल पे बहुत सारे मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ से जो मिस्टर अमिताभ चौधरी आए हैं वो बहुत सारे बैंक में चेंजेस ला रहे हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सिस बैंक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक्सिस बैंक में हमें वैल्यूएशन एक्सिस बैंक का मिल रहा है लेकिन मैनेजमेंट क्वालिटी एचडीएफसी बैंक की मिल रही है। तो ये तो लार्ज कैप ट्रेड हो गया। एक तो लार्ज कैप ट्रेड हो गया। दूसरा जिसे हम कहेंगे वो है एक मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम फाइनेंस एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। वो जो गोल्ड लोन बिजनेस में उन्होंने पिछले 3 साल में एक्सपांशन किया है, उसका पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो अब आगे जाके बिजनेस में आने वाला है। उनके एनपीएज अबाउट 1-1.5% है। उनकी जो स्प्रेड है मतलब 25% तक उनको बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है, और उनकी कॉस्ट जो है वो केवल 9% है। तो 16% का स्प्रेड एक एनबीएफसी को मिलना विथ एन एनपी ऑफ अबाउट 1.5% इज ए वेरी गुड वैल्यू बाय। दिस इज समथिंग जिसमें लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और एसेट क्वालिटी में रिस्क भी नहीं है। जब आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेते हो तो एसेट क्वालिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप एक तो 70% अमाउंट के ही लोन देते हो और गोल्ड में की वैल्यू डिटरमाइन करने में भी कोई रिस्क नहीं होता है। तो ये एक मिड कैप स्टॉक हो जाएगा। और स्मॉल कैप के लिए हमें एक आइडिया अच्छा लग रहा है, वो है ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज। ये जो कंपनी है वो ऑटो एंसिलरी बिजनेस में है,
और कंपनीज जो है वो कंपनी जो ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज है वो कार की लाइट्स के बिजनेस में है। और कार जो होती है पैसेंजर व्हीकल, उसमें एक बड़ा ट्रांजिशन ये हो रहा है कि एलईडी लाइट्स अब फीचर बन रहे हैं कार्स के। जो एलईडी लाइट पहले हाई एंड कार्स में होती थी वो अब माइग्रेट हो रही है। तो जो कंटेंट पर व्हीकल है वो 3-4 हज़ार रुपये से बढ़कर अब 10,000 रुपीज़ तक हो रहा है। तो ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज को एक बड़ा फायदा होने वाला है कि एलईडी का जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए वो परफेक्ट कैंडिडेट है। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक हो गया जो हमें इन्वेस्टमेंट के एंगल से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक में जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है आपके बात करते करते, अल्पेश एक बार आप इनके चार्ट पे नजर डालिए। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज अगर आप देख पा रहे हो करीब 1910-11 का लेवल है, इस समय 8.5-9% की तेजी स्टॉक में देखी जा रही है। क्या लगता है? मैं समझता हूँ यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर एक 1800 के ऊपर का एक अच्छा खासा आज ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। नो डाउट ऑन द अपसाइड में 1950 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये डेली या वीकली लेवल पे, डेली मतलब 2 से 3 दिन या फिर एक वीकली क्लोज भी अगर इसके लेवल के 1950 के ऊपर दे देता है तो फिर इसका टारगेट जो करीबन बनेगा वो 2180 से लेकर 2300 तक का बनेगा। तो नो डाउट ये थोड़ा ट्रेडिंग का स्टॉक्स नहीं भी है और इसमें थोड़ी वॉल्यूम की हमेशा कमी रहती है। तो इस तरह के स्टॉक में अगर दूसरे दिन फॉलोअप बाइंग आती है उसके बाद में आपको इसके अंदर काम करना चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी होगी आपके लिए। स्टॉक देखिए फिलहाल काफ़ी तेज़ रफ्तार पे, लेकिन एक दिग्गज स्टॉक है जिस पर इस समय मेरी नज़र है वो है इंडसइंड बैंक। हम तमाम बैंक्स की बात लगातार कर रहे हैं। अल्पेश, आप सोमवार को मुझे कह रहे थे, आप हालांकि चैनल पे नहीं थे, कि यहाँ पर आपको तेज़ी करनी चाहिए। आज जो मेरी नज़र इस पर पड़ी है उसकी वजह मैं आपको ये बताऊँ कि निफ्टी के सारे शेयरों में हाईएस्ट टर्नओवर यहाँ पे हो गया है। अब इंडसइंड बैंक मार्केट कैप के लिहाज से इतना बड़ा नहीं है, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कल भी था और आज भी है। ये क्या बता रहा है? क्या ये भी अभी तो ये अपने हाई से काफ़ी दूर है, तो ये कैचअप करने की कोशिश कर रहा है? क्या डेल्टा जिसको हम कहते हैं ना कि HDFC बैंक चलेगा, नया हाई बना रहा है, नो डाउट, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा कमाई का मौका, कैचअप का मौका इंडसइंड में है? प्रदीप, मैंने आपको चालू शो के अंदर जब आप सैल जी के साथ में डिस्कस कर रहे थे कि इंडसइंड बैंक एक बैंक है जो नहीं चल रहा, मैंने चालू शो में आपको भेजा था कि यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में 1500 के पास में, और इसे बाय कर लेना चाहिए क्योंकि देखिए 1550 में जबरदस्त राइटिंग थी और उसके बाद में जैसे ये 1550 के ऊपर हुआ उस दिन का खेल देखिए आप, जिसकी मैं कल की बात कर रहा हूँ, 1550 की राइटिंग कवर नहीं हुई और ये सीधा 1600 के पास में चला गया। अब वहाँ पे भी राइटर बढ़ गए और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ऊपर होती गई ऑसिलेटर्स ने उसको सपोर्ट देना शुरू किया। तो ये जो भी आ रहा है ये एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है और उसी के कारण ये स्टॉक बड़ा है। नो डाउट टेक्निकली 1500 के पास में स्टॉक को अगर आप अर्ली चार्ट्स में देखो तो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक कम से कम 100 से 150 रुपया बढ़ जाएगा। तो मेरे टारगेट जो 1650 के थे वो आ गए हैं और मैं समझता हूँ एक बारी के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको एक छोटी सी डिप इस स्टॉक के अंदर दिखी जा सकती है जो करीबन स्टॉक्स को 1600 के लेवल तक फिर से लेके आ सकती है। ओके, लेकिन BEML स्क्रीन पे लेके आइए डायरेक्टर साहब। अभी अभी हमने ये कॉल दिया था ट्रेडर 2 के तौर पे और देखिए 965 ये टारगेट सुझाया गया था। 969 रुपए 80 पैसे के हाईस इस पे लग चुके हैं, अभी 962 पर है। चंदन, क्या ये मुनाफा वसूल करेंगे आप 965 पे आज के लिए या होल्ड करेंगे? क्योंकि अल्पेश जी तो कह रहे हैं 990 1150 तक के टारगेट आएंगे, तो बने रहेंगे क्या स्टॉप लॉस रिवाइज करके? जी हाँ, नमस्कार। देखिए BML ट्रेडेड 2 के लिए दिया है बट ओवरऑल देखे तो ये काफी बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड बन रहा है क्योंकि वीकली चार्ट में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और मैंने इसमें ओपन इंटरेस्ट और काफी डेटा स्टडी के बाद में इसमें फाइंड आउट किया कि अपमूव बनना चाहिए। तो मेरे साथ जिनको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है वो एग्जिट कर सकते हैं बट ओवरऑल अभी भी मेरा 1000 से लेके 1100 रुपए तक का टारगेट पोजीशन बनना चाहिए और ओवरऑल अब जो सपोर्ट है वो बन के 940 942 के आसपास आ जाएगा। ट्रेड 2 टारगेट अचीव एट 215 जी, ये इसको जेन्युइन बुल मार्केट कहते हैं। चंदन जी, आपका व्यू इंडसइंड बैंक में पिछले 3 महीने जो थे इस बैंक के लिए बहुत कष्टदायक थे और जब से मार्च शुरू हुआ है इसमें एक धमाल चल रहा है। आप क्या एडवाइस करेंगे अपने व्यूअर्स को? जी, आज का हमारा जो ट्रेड ऑफ द डे है वो इंडसइंड बैंक है। हमारे क्लाइंट्स को सब हमने इंडसइंड बैंक आज के लिए रिकमेंड किया है। CNBC में भी मॉर्निंग ट्रेड में इंडसइंड बैंक था, 1585 के स्टॉप लॉस से 1635 का टारगेट और कल भी CNBC में रिकमेंडेशन में इंडसइंड बैंक ही था। तो लगातार 2 दिन से हम काफी बुलिश है और सारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स को हम सजेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स में काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बना था। 2 दिन में लगभग 17-18% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है और एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो मेरा मानना है कि अब स्टॉक है वो बाकी दूसरे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा कैचअप करने का ट्राई करेगा। उससे पहले ये स्टॉक हमारा फेवरेट सेलिंग ट्रेड रहता था, जब भी सेलिंग के लिए सोचते तो इंडसइंड बैंक का नाम आता, बट अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है और फिलहाल ये 1675 के लिए तैयार हो रहा है। एक और बैंक में जिसमें जबरदस्त तेजी आ रही है लगभग 1 बजे से वह है येस बैंक।
आज करीब 11 रुपए ऊपर चल रहा है, 4.5% की तेजी फ्यूचर्स मार्केट में। ये भी बैंक पिछले हफ्ते शांत था इंडसइंड बैंक के मुकाबले। इसमें आपको कैसे चार्ट्स दिख रहे हैं? जी, आप यस बैंक की बात कर रहे हैं। स्टॉक ने लगभग 240 के आसपास इसका हर्डल था, उससे कुछ दिन पहले 245 का स्विंग हाई मार के इसने जोर से सेलिंग प्रेशर देखा, और मैंने इसमें नोटिस किया है कि 250 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट इंटेक्ट होता था, बट आज 250 की कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, पुट में ओपन इंटरेस्ट राइटिंग हो रही है, फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, और मेरा मानना है कि 250 का राइटिंग का हर्डल है वो अब यहाँ पे निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे लगभग 255 से लेकर 257 तक के लेवल बनते हुए नजर आएंगे, और मेरा मानना है कि बाकी सारे बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक मोमेंटम में, और अब इंडसइंड बैंक और यस बैंक है वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए 28,250 की तरफ लेके जाएंगे। तो ये जो लेवल है आपने बताया 250 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 245 के जो हाइज बने थे जब पहली बार ये स्पष्ट हुआ कि अब यहाँ पे एक चेंज ऑफ गार्ड होने वाला है, नया मैनेजमेंट आएगा, उस वक्त जनवरी के आखिर में ये लेवल्स छुए थे इसने, और उसके बाद से उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था। आज पहली बार लग रहा है कि अब वो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दे रहा है यस बैंक, और ये अब अगले ऊपर के टारगेट्स के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देता है। स्टॉक पे आपकी नज़र है, फंडामेंटली कैसा लगता है आपको? ये देखिए 400 रुपए पे हुआ करता था जब ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसके पहले आज भी 250 के लेवल पर मिल रहा है। क्या असेसमेंट है आपका, क्या कॉल है? हाँ जी, यस बैंक की जो एक आरबीआई से रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 के लो लेवल्स के आसपास चल रहा था, आरबीआई ने पूरा एक क्लीन चिट दे दिया है कि उनमें जो एसेट लायबिलिटी का मिसमैच का क्वेश्चन आ रहा था, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो जो फंडामेंटली कंसर्न थे वो जो कंपनी में से इनहेरेंटली क्लियर हो गया है, बिकॉज आरबीआई ने उन्हें एक क्लीन चिट दे दी है। तो ये एक सबसे बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है यस बैंक के परसेप्शन में। और अब जो रणवीर गिल जो आने वाले डॉइचे बैंक से यस बैंक का कारोबार संभालने के लिए, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेड इंडिविजुअल है जो बहुत सारे चेंजेस यस बैंक में लाने वाला है। तो जो इन्वेस्टर जिन्हें पहले ये बात पता चली थी कि चेंज मैनेजमेंट का होने वाला है, इसलिए वो 245 तक गया था, उसके बाद फिर से जो कंसर्न्स आए थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के और एसेट लायबिलिटी मिसमैच के, वो जो क्लियर शीट मिली है उसके कारण अब ये न्यू अब बुल स्विंग में आ रहा है। तो फंडामेंटली इट इज़ अगेन ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट स्टोरी। इनफैक्ट फंडामेंटली यस बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ये जो तीनों बैंक है उसमें टॉप लेवल चेंजेस हुए हैं, और जो इश्यू पहले था जिसके कारण ये तीनों एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो एक बास्केट खरीदनी चाहिए जिसमें ये तीनों स्टॉक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि तीनों को एक तो क्लीन चिट मिल चुकी है फ्रॉम द रेगुलेटर हिमसेल्फ, एंड ऑल्सो कंपनी में मैनेजमेंट के कारण, लोगों में भी जो नए मैनेजमेंट के साथ नई टीम आने वाली है उसके कारण भी ग्रोथ रहने वाला है, तो रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा। एंड बिगेस्ट मैक्रो विल बी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो अब रिकवरी प्रोसेस में आ चुके हैं, तो इसके कारण कॉर्पोरेट लोन बुक जिन तीनों बैंक की हाई थी उसमें आगे जाके एक नेक्स्ट 1.5 साल में हम काफ़ी रिकवरीज ऑफ एनपीए भी देखेंगे। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है वो आइडियल सिचुएशन है एक अच्छा बुल केस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। वैसे सुनील जी, अगर आप एक बात और नोटिस करें, यस बैंक, ये लाजमी सी बात है कि एक ईयर की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे कम है बैंकिंग सेक्टर में। जो बैंक निफ्टी के सारे शेयर्स हैं करीब 23% नीचे है, और मैं आपको एक्सिस बैंक की परफॉर्मेंस बताता हूँ, 38% ऊपर है एक साल के हिसाब से। तो अगर ये स्विंग भी देखा जाए तो भी बड़ी ज़बरदस्त अपसाइड शायद यस बैंक में बनती है। या बिल्कुल, तो कैचअप करने की लंबी जगह नज़र आती है इस स्टॉक पे। इस बीच एक और स्टॉक जो मेरी नज़र में आ रहा है वो है एक छोटा प्राइवेट बैंक है लेकिन सरकारी बैंक भी है, वो है जे&के बैंक। और यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम बढ़े हैं, सुबह से बड़ा खामोश था और अब करीब 2.5-3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसने रफ्तार पकड़नी शुरू की है। अभी अभी ये ट्रेंड बन रहा है। अल्पेश, आप इसके चार्ट्स पे नजर डालेंगे, क्या दिखता है आपको? क्या बिल्कुल, इससे पहले प्रदीप एक ट्रेड बना है बैंकिंग की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि एसबीआई में करीबन 90 के पास में आपको अभी का भी इसको बाय करना चाहिए। 285 के नीचे का एक स्टॉप लगाइए। 295 और 300 के टारगेट मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स आपको 1 से 2 दिन में दिखता हुआ मिलेगा। अभी यहाँ पे रही जम्मू एंड कश्मीर 295 और 300। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जब इसकी बात करता हूं जे&के की तो मैं कहता हूं ये जम्मू कश्मीर का एसबीआई, क्योंकि वहां का सारा सरकारी कारोबार इसी में जाता है, जैसे अदरवाइज सरकार का बड़ा कारोबार एसबीआई को मिलता है। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो गया, आप जम्मू एंड कश्मीर का अगर चार्ट देखिए तो
करीबन 3 से 4 दिन पहले जब ये पंड्या का फंडा में आया था, उस दिन उसने अपर सर्किट हिट किया था। उसके बाद में एक छोटा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे इसने 200 दिन के जो उसका डीमा है करीबन 45-46, उसके पास में एक सपोर्ट दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट एकदम वैलिड है, जिसमें आप देखिए कि वॉल्यूम की बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो 45 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको बहुत जल्दी से आपको 60 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। 60 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं स्टॉक पे। और ये इसकी जो बुक वैल्यू है सुनील जी करीब 101 रुपए के आसपास है, और एनपीए सिंगल डिजिट में है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएस तो 5% के अंदर है। तो ये रिलेटिवली अगर आप सारे सरकारी बैंकों के बीच में देखते हैं तो हेल्दी बैंक है, लेकिन बहुत ही कम वैल्यूएशन पे चलता है। हाँ, जे.एन.के बैंक की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली इट वाज ए गुड बैंक, क्योंकि वो एक जे.एन.के बैंक अपने इस स्टेट में हमेशा लेंडिंग किया करता था। कुछ सालों पहले उन्होंने आउट ऑफ जे.एन.के जाके भी लेंडिंग शुरू किया और उसमें एनपीएस काफ़ी बढ़ चुके थे। अगर हम अभी बात करें जो अभी एक एनपीए बढ़ा हुआ है वो है रुचि सोया, और वो रुचि सोया और उसकी सब्सिडीज के हिसाब से जे.एन.के ने काफ़ी बड़ा लेंडिंग किया हुआ था। और आज की ये जो न्यूज़ आ रही है कि पतंजलि जो है उसे एक्विजिशन करने के लिए अपनी बिड रिवाइज करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये जो कैश फ्लो जिसकी हम बात कर रहे थे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से आगे जाके सब कैश फ्लोज बैंक्स को आने वाला है, तो इसका एक बेनिफिट जे.एन.के बैंक को आगे जाके हो सकता है। तो अगर ये सिचुएशन रिवर्स होती है तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जे.एन.के बैंक के थे वो भी एक टर्न अराउंड हो सकते हैं, और उसके कारण फिर से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है। और वो स्टेट बैंक फिर से वापस अब जे.एन.के में ही लैंडिंग कर रहा है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अलावा वो बाहर स्टेट में जो उन्होंने शुरू किया था वो भी एक पॉलिसी कंपनी ने रिवाइज की है, और वो फोकस अपनी ही स्टेट में करने वाला है। तो हिस्टोरिकली जो ग्रोथ रेशियो से वो फिर से आने शुरू हो जाएंगे। तो पूरा ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हिसाब से जो है कंपनीज, उसमें एक जे.एन.के बैंक कैन सर्टेनली स्टैंड आउट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। प्रदीप जी और अल्पेश जी, जब से आप येस बैंक की बात कर रहे हैं, आप उसमें देखिए बड़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम एक्सपेंशन आया है। इस वक्त जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक फ्यूचर है वो येस बैंक में है। पिछले 5-7 मिनट में मैं ये नोटिस कर रहा था कि जब से हमने इसकी बात शुरू करी, इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत ज़बरदस्त आया है और प्राइस भी बढ़ा है एकदम। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट के साथ एक अच्छा फॉलोअप देखने को मिल रहा है। 230 का बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसने स्टॉक्स ने पास किया। मैं समझता हूँ 260 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ऑल इन ऑल चार्ट स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि स्टॉक लोअर लेवल में बॉटमिंग आउट हो चुका है। अब जो अगर आप इन्वेस्टर है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट बन सकता है और आपको पुराने लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। जी अल्पेश जी, आप थोड़ी देर पहले एक स्टॉक की बात कर रहे थे, गोदरेज कंज्यूमर। जी हाँ, बताइए उसके बारे में। सेल जी, आप ही मेरे साथ में थे, मेरे ख्याल से हमारा पहला शो था, आपको याद होगा। तो मैंने मार्च सीरीज के लिए एक स्टॉक रेकमेंड किया था आईटीसी जी 275 के लिए, और मैंने कहा था कि ये आउट परफॉर्म करेगा मार्च में और 300 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और स्टॉक देखिए अब करीबन 297 के पास में आ चुका है जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बारी के लिए आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। और गोदरेज कंज्यूमर ये करीबन 720 से लेकर 724 के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 695 का स्टॉप लगा करके आपको इसके अंदर बाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टॉक में आपको 780 और उसके ऊपर 800 तक के भी लेवल जल्द से देखने को मिल सकते जी। ओके, तो यह है गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक जहां पर फिलहाल खामोशी है, लेकिन आपको एक शानदार मौका मिलेगा। तो इस बाजार में आप ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो भाग नहीं रहे और आपको एंट्री का एक मौका दे रहे हैं।